दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें, किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है और वहीं राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता को लेकर खबरें आ रही हैं। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज की बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गंवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में बात कर लेते हैं। क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से कोरोना वायरस के मामले में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में मुंबई जैसे हालात। जी आपको बता दें कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी देश में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 4 दिनों से कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शनिवार को 1,54,013 कोरोना के नए केस सामने आए थे, जिसके बाद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 4.10 लाख से ज्यादा हो गई है और ये देश में अब तक की एक दिन में आए मामलों की सर्वाधिक संख्या है। इसी तरह बुधवार को 12,000, गुरुवार को 13,000 और शुक्रवार को 14,000 का आंकड़ा पार हुआ था। ऐसे ही हालात रहे तो जून के अंत तक कोरोना वायरस के नए केस के मामले में भारत शीर्ष पर होगा। कोरोना के रोजाना मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी राजधानी दिल्ली में हुई है, जहां शनिवार को 3,630 मामले सामने आए थे। ऐसे में अब महाराष्ट्र के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर आ गई है और वहीं तमिलनाडु में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब दिल्ली में मुंबई जैसे हालात बन रहे हैं। शनिवार तक मुंबई में 65,329 मामले सामने आए थे, जिसमें से 3,561 लोगों की जान गई थी, जबकि एक्टिव केस की संख्या 28,893 थी। और वहीं राजधानी दिल्ली में शनिवार तक के 56,746 मामले सामने आए थे, जहां 2,112 लोगों की बाद भी एक्टिव केस की संख्या 23,340 है। ऐसे में देखा जाए तो दोनों में सिर्फ 5,000 के आसपास का अंतर है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि गलवान विवाद को लेकर राहुल गांधी ने बदला पीएम मोदी का नाम। बोले ये वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। जी आपको बता दें कि लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर पीएम मोदी के बयान को कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चकित करने वाला बयान कहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने चीन की आक्रामकता के सामने भारतीय जमीन उसे सौंप दिया। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए उनका नाम ही बदल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक खबर शेयर की और कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री ने चीनी आक्रामकता के आगे भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया है कि अगर ये भूमि चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए, वे कहां शहीद हुए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भारत चीन तनाव पर शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा कि न कोई हमारे क्षेत्र में घुसा और न ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया। भारत चीन सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि कोई भी हमारी सीमा में घुसा नहीं है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। आज कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। और अब अगली खबर बता दें कि बौखलाए चीन के मीडिया की गीदड़ भपकी। जंग में उतरा तो 1962 से भी बड़ी हार का सामना करेगा भारत। जी आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प के बाद बौखलाए चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भपकी देते हुए कहा कि यदि भारत जंग में उतरता है तो उसे 1962 के मुकाबले बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। चीनी अखबार ने कहा कि गलवान वैली में सीमा पर झड़प के बाद से भारत में राष्ट्रवादी नारे जोर पकड़ रहे हैं और चीन के खिलाफ नफरत का माहौल है। हालांकि चीनी विश्लेषकों और भारत के अंदर ही कुछ लोगों का कहना है कि भारत को इस मामले में थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए। चीनी अखबार ने लिखा कि यदि भारत ने चीन के खिलाफ माहौल को नहीं थामा और सैन्य युद्ध में उतरा तो 1962 के मुकाबले बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों में अगली खबर बता दें कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान में घर रहकर मजदूर रोज कमा सकेंगे 202 रुपए। करना होगा ये काम। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया था। उस वक्त अलग अलग शहरों से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं। अब उन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में इन मजदूरों को तत्काल रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का ऐलान किया है, जिसे 20 जून को बिहार के खगड़िया से लॉन्च किया
किया। इस अभियान के तहत 125 दिनों तक मजदूरों को अलग अलग कामों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। आपको बता दें कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कुल 125 दिनों का काम चलेगा। इसमें रोज की मजदूरी मनरेगा की मजदूरी के हिसाब से ही दी जाएगी और इस लिहाज से एक कामगार को रोज 202 रुपए मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि योजना की शुरुआत में 125 दिनों तक व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए फिलहाल 6 राज्यों के 116 जिलों को चुना गया है। अभियान को कामयाब बनाने के लिए सरकारी तंत्र प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करेंगे। और अब अगली खबर निकल कर आ रही कि भारत चीन तनाव पर पीएम मोदी के सपोर्ट में आए 4 सीएम। कहा ये वक्त कमियां ढूंढने का नहीं, एकता दिखाने का है। जी हम बात करें कि भारत चीन सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कांग्रेस सहित 20 राजनीतिक दलों ने भी भाग लिया। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुए हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने चीनी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार पर कई सवाल दागे हैं। हालांकि सर्वदलीय बैठक में कई ऐसी पार्टियां भी थीं जिन्होंने मोदी सरकार का समर्थन किया और चीन को करारा जवाब देने के लिए पीएम मोदी के हर फैसले को सपोर्ट करने के लिए कहा है। आपको बता दें सर्वदलीय बैठक के अगले दिन यानी शनिवार को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का समर्थन करते हुए देश के अन्य राजनीतिक पार्टियों को एकजुटता दिखाने की नसीहत दी है। उन्होंने लिखा कि शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक को लेकर जानबूझकर शुरू किए गए विवाद को लेकर चिंतित हूं। ये सेना के साथ एकता दिखाने और साथ खड़े होने का वक्त है, किसी की कमियां ढूंढने का वक्त नहीं है। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आगे लिखा कि पीएम मोदी और अन्य मंत्रियों ने सर्वदलीय बैठक में काफी अच्छे जवाब दिए। देश इस मुद्दे पर एक है और एक होना चाहिए भी। एकता में बल है और बटे होने से कमजोरी दिखती है। और वहीं तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के ऑफिस के तरफ से भी इस मुद्दे पर एक ट्वीट किया गया है। सीएम ऑफिस की तरफ से लिखा गया है कि ये समय रणनीति का नहीं है और न राजनीति का है। राजनीति में हमारे बीच अंतर हो सकता है, लेकिन देशभक्ति में हम एक हैं। पीएम ने जब सैनिकों को श्रद्धांजलि दी तो हमारे बदले बातें कही हैं। उन्होंने भरोसा दिया है कि भारत के हितों की रक्षा की जाएगी। हम सर्वदलीय बैठक से खुश हैं। वहीं सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि पीएम मोदी के कथन से ये स्पष्ट था कि वे चीन को कड़ा जवाब देने के पक्ष में हैं। सरकार ने भारत के हितों के साथ समझौता नहीं किया है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि बड़ौदा शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि कोरोना के कारण बढ़ रही है मानसिक समस्याएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को परामर्श केंद्र खोलने का दिया आदेश। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण लोगों को अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए जिलों में जल्द परामर्श केंद्र खोला जाए। एचसी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लोगों को हो रही मानसिक स्वास्थ्य के मद्देनजर इन केंद्रों की आवश्यकता पर विचार किया जाए। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए जल्द से परामर्श केंद्र खोला जाए। मालूम हो कि दिल्ली सरकार के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,725 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और अब तक की दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 31,294 हो गई है। दिल्ली में कोरोना महामारी के तेजी से मरीज बढ़ने के कारण लोग चिंताग्रसित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को मेंटल काउंसलिंग सेंटर खोलने का आदेश दिया है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमण के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं तो सरकार को ऐसा कौन कदम उठाना चाहिए जिससे कि हालात पे काबू हो सके? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि गुजराती उद्योगपति ने अलीबाबा से 11 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। कहा बायकॉट करे, चीन घुटनों पर आ जाएगा। जी हम बात करें कि लद्दाख प्रांत में चीन के सैनिकों की घुसपैठ रोकने के लिए बॉर्डर पर भारतीय सशस्त्र बल 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। 15-16 जून की रात लद्दाख के गलवान नदी क्षेत्र में चीनी सेना ने धोखे से हमला कर दिया, जिसमें 20 भारतीय फौजी शहीद हो गए। 76 से ज्यादा घायल भी हुए, जिससे देश में गम, गुस्से और आक्रोश की लहर दौड़ गई।
हुई, लोग चीन निर्मित सामान का बॉयकॉट करने लगे तो कुछ व्यापारी और उद्योगपति भी अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में लग गए हैं। ऐसे ही नवसारी के एक उद्योगपति ने चीन की अलीबाबा कंपनी से अपना 11 साल पुराना नाता तोड़ लिया है। उससे करार खत्म करने के बाद अब उन्होंने स्वदेशी कंपनी को प्रोत्साहन देने का संकल्प लिया है। उनके द्वारा तोड़े गए करार के कारण Alibaba.com ने गोल्ड सप्लायर का विशेष दर्जा भी खो दिया है। संवाददाता ने बताया कि देवीना पार्क के परेश राठौर की सचिन क्षेत्र के सेज में कालिका इंटरनेशनल कंपनी है। परेश राठौर की ये कंपनी एशिया में सबसे ज्यादा ब्रेक फ्लूइड का उत्पादन करने वाली मानी जाती है। उस कंपनी के चीन समेत करीब 30 देशों के साथ अनुबंध हुए पड़े हैं। कंपनी का 11 साल पहले चीन के ब्रांड अलीबाबा से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मगर अब उसके साथ किया गया वह कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रद्द कर दिया है। इस बारे में परेश राठौर ने कहा कि भारतीय जवानों की शहादत के चलते चीनी सामान का बहिष्कार अभियान शुरू हो गया है। और वहीं बता दें कि नेपाल अब भारतीय महिलाओं को 7 साल बाद देगा नागरिकता। संशोधित कानून को संसद से पास कराने का लिया फैसला। जी आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच नक्शा विवाद का असर अब दोनों देशों के बीच सैकड़ों सालों से चले आ रहे रोटी बेटी के रिश्ते पर भी पड़ने लगा है। नेपाल सरकार ने विवादित नक्शे को संसद से पास कराने के बाद अब ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके तहत अगर कोई नेपाल का नागरिक भारतीय लड़की से शादी करता है तो उस लड़की के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और भारतीय लड़की को नेपाल की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 सालों तक इंतजार करना होगा। शनिवार को प्रधानमंत्री निवास में हुई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में नागरिकता संबंधी संशोधित कानून को संसद से पास कराने का फैसला किया गया है। चूंकि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पास लगभग 2/3 बहुमत है, इसलिए संसद से ये कानून आसानी से पास हो जाएगा। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं बता दें कि विरोध के बीच सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, फैन से बोले सुशांत के परिवार का सहारा बने। जी आपको बता दें कि सलमान खान ने एक ट्वीट कर लिखा, मैं अपने सभी फैन से गुजारिश करता हूं कि वो सुशांत के फैंस के साथ खड़े रहें और गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें, भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इस मुश्किल समय में सुशांत के परिवार का सहारा बने। किसी अपने का चले जाना बहुत दुख देने वाला होता है। और अब बता दें कि क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। अगले 48 घंटों में इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका। आईएमडी ने मानसून को लेकर दिया बड़ा अपडेट। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते अगले 2 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। तो वहीं आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना दबाव अपनी तय गति से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते उत्तर भारत में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।